चलो देखो होमवर्क आज का। नंबर 1 विलयन। नंबर 1 विलयन। हो गया ना? व इसके घटक। नंबर 2 विलेयता व इसके आधार पर विलयन के प्रकार। इसके आधार पर विलयन के प्रकार। विलेयता के आधार पर विलयन 3 प्रकार का था ना? कौन कौन सा था? संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त। ठीक है ना? तीसरा नंबर, तीसरा क्या लिखा जाए? लिखना है उसको, परिभाषा भी लिखना है। तीसरा नंबर देखो, हेनरी का नियम। सीमा भी इसकी याद कर लेना। नंबर 4 प्रतिशत सांद्रता, W/W, W/V, V/V, तीनों। चलो अब हेडिंग लिखो, जटिल यौगिकों में बंधन के सिद्धांत। जटिल यौगिकों में बंधन के सिद्धांत। जटिल यौगिकों में बंधन के सिद्धांत। हो गया? लिखो इसमें, जटिल यौगिकों में, जटिल यौगिकों में हो गया, बंधन की व्याख्या करने के लिए, जटिल यौगिकों में बंधन की व्याख्या करने के लिए निम्न सिद्धांत दिए गए। निम्न सिद्धांत दिए गए। पहला नंबर, बर्नर का सिद्धांत। बर्नर का सिद्धांत। दूसरा नंबर, संयोजी बंध सिद्धांत। संयोजी बंध सिद्धांत। संयोजी बंध सिद्धांत। हो गया? तीसरा नंबर,
ये जो संयोजी बंध सिद्धांत लिखे हो कोष्ठक में लिख दो V डॉट B डॉट C। तीसरा नंबर है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT। हो गया। चौथा नंबर है लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत। हो गया। लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत LFT। हो गया। पांचवा नंबर आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत इसको बोलते हैं MOT। ये इनका सबका शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे भी नाम देके पूछा जाता है। इसमें से हमको प्रारंभिक 3 का अध्ययन करना है, बाकी 2 का अध्ययन नहीं करना है। बर्नर सिद्धांत, संयोजी बंध सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, 3 का अध्ययन करना है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा तीसरा वाला बनता है, वहीं से सवाल ज्यादा बनते हैं। और कभी कभी संयोजी बंध सिद्धांत पूरा पूछ लिया है, CFT कभी पूरा नहीं पूछा है। CFT में DD विपाटन आता है, जो हमने पीछे संक्रमण धातु जो पढ़ा रहे थे वहां पे बताए थे ना, परिवर्ती संयोजक का प्रदर्शित करने और रंगीन आयन बनाने के कारण। तो रंगीन आयन किस कारण से बनाते हैं? DD विपाटन से ही बनाते थे ना। वहां हमने कहा था इसको यहाँ पे समझेंगे हम। तो CFT में तुम्हारा DD विपाटन समझा जाता है और इसके आधार पर एक एग्जाम्पल पूछ लेता है, समझ गए? तो उसी को ध्यान में रखे रहना, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है। VVT पूरा पूछा जाता है। VVT मतलब इसका सिद्धांत के प्रमुख बिंदु क्या है, इसकी प्रमुख सीमाएं क्या है। और बर्नर सिद्धांत तो बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि इसकी उतनी ज्यादा महत्ता नहीं रह गई है। इन्होंने इस सिद्धांत को तब दिया था जब इलेक्ट्रॉन की भी खोज नहीं की, समझ गए? बर्नर ने अपना सिद्धांत तब दिया था जब इलेक्ट्रॉन की भी खोज नहीं हुई थी। मतलब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम ही है उपसहसंयोजी यौगिक, पढ़ रहे हैं ना। और उपसहसंयोजी संकुल में जितनी भी तीर हम बनाए सब में कहा हमने 2-2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो सोच लो, ये इस यौगिक का बनना तब समझा दिए थे जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं पता था किसी। आज तो हम लोग समझ रहे हैं कि ना कि एक तीर का बंध बना 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें, लेकिन इन्होंने तब बता दिया था कि ऐसा यौगिक बनेगा जब इलेक्ट्रॉन की खोज ही नहीं हुई। तो इनको महान माना जाता है, इसीलिए उपसहसंयोजी बंधन का इनको जनक माना जाता है। तो लिखेंगे इसमें हम लोग, कहां तक लिखे? नाम हो गया सब ना? पहली हेडिंग लिखो, बर्नर का सिद्धांत। बर्नर का सिद्धांत बर्नर का सिद्धांत देखो, जटिल यौगिकों में जटिल यौगिकों में बंध विन्यास जटिल यौगिकों में बंध विन्यास तथा उनके गुणों की हो गया व्याख्या करने के लिए हो गया, बर्नर ने
बर्नर ने 1892 में अपना सिद्धांत दिया। अपना सिद्धांत दिया। हो गया ना? आगे लिखो। इसके लिए बर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड तथा अमोनिया के संयोग से, इसके लिए बर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड तथा अमोनिया, कोबाल्ट क्लोराइड, क्लोराइड रहेगा ड, सूत्र है COCl2, कोबाल्ट क्लोराइड तथा अमोनिया के संयोग से हो गया, अमोनिया के संयोग से कुछ यौगिकों का निर्माण किया। कुछ यौगिकों का निर्माण किया जिससे बनी श्रेणी को बर्नर श्रेणी कहते हैं। जिससे बनी श्रेणी को बर्नर श्रेणी कहते हैं। बनी श्रेणी को बर्नर श्रेणी कहते हैं। अब देखो कैसे कैसे बनाए। पहले इन्होंने लिया COCl3, एक बार इसके साथ लिए 6NH3, COCl3 एक टू है, 3 है, कोबाल्ट या 3+ वाला, ठीक है। उसके बाद COCl3 इंटू 5NH3, फिर COCl3 इंटू 4NH3, फिर COCl3 इंटू 3NH3, उसके बाद COCl3 इंटू 5NH3 इंटू H2O। ये बर्नर श्रेणी के यौगिक हैं, लिख लो। जो बर्नर थे, इन्होंने सभी यौगिकों की चर्चा नहीं की थी, केवल इतने की ही चर्चा की थी। इन्होंने इनका रंग भी बताया था, तो कोष्ठक में चाहो तो सबका रंग भी लिख सकते हो। पहले वाले का रंग था पीला, पहले का रंग था पीला, दूसरे का बैगनी, ऐसे क्या आगे कोष्ठक में इनका रंग लिख लो, पीला बैगनी, हो गया ना। तीसरा हरा, चौथा फिर बैगनी, पांचवा लाल, हो गया ना। पहला पीला है, दूसरा बैगनी है, तीसरा हरा है, चौथा बैगनी है, पांचवा लाल है। अब देखो, इन्होंने इतने ही यौगिक की व्याख्या की और कैसे बताया, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। पहले तो अपने सिद्धांत के कुछ बिंदु दिए और उस बिंदु के आधार पर इनकी व्याख्या की कि ये वाला ऐसे काहे बना है, ये वाला ऐसे क्यों बना, ये वाला ऐसे क्यों बना, ये ऐसे क्यों बना, यहाँ पे H2O क्यों आया, ठीक है। इसी की व्याख्या इन्होंने की थी, बाकी अन्य यौगिकों की व्याख्या इन्होंने नहीं की थी। तो पहले तो लिखते हैं नीचे काली पेन से,
इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार हैं। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार हैं। हो गया ना? लिखो। पहला नंबर, जटिल यौगिकों में धातु परमाणु, जटिल यौगिकों में धातु परमाणु हो गया ना? दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। हो गया? जिन्हें क्रमशः पहला नंबर लिखना, प्राथमिक संयोजकता, हो गया। दूसरा नंबर, द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। हो गया ना? अब नीचे लिखो दूसरा पॉइंट। प्राथमिक संयोजकता को आयनिक संयोजकता भी कहते हैं। प्राथमिक संयोजकता को आयनिक संयोजकता भी कहते हैं। यह केवल ऋणायनों के द्वारा ही संतुष्ट होती है। संतुष्ट होती है। हो गया ना? आगे लिखना काली पेन से, धातु परमाणु की प्राथमिक संयोजकता, उसकी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है। धातु परमाणु की प्राथमिक संयोजकता उसकी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है। हो गया ना? जो भिन्न भिन्न यौगिकों में भिन्न भिन्न हो सकती है। भिन्न भिन्न यौगिकों में भिन्न भिन्न हो सकती है। हो गया ना? मतलब क्या समझ रहे हो? जब ऑक्सीकरण संख्या बदल सकती है तो ये भी बदल सकता है। जैसे हमने पढ़ा था, अभी यूपीएससी नाम लिख रहे थे, उसमें निकिल का हमने देखा एक जगह 0 आया था,
एक जगह +2 आया था Fe का कहीं +2 आ रहा था, कहीं +3 आ रहा था। उसके बाद उसमें जो कोबाल्ट ही था, कोबाल्ट का कहीं +2 था, कहीं +3 था, तो बदलाव आ सकता है ना इनमें। तो कहने का मतलब जब ऑक्सीकरण संख्या यौगिक के साथ बदल सकती है, तो जो प्राथमिक संयोजकता है वो भी यौगिक के साथ क्या हो सकती है, बदल सकती है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक संयोजकता किसके बराबर है, ऑक्सीकरण संख्या के बराबर है। ऐसा किसने कहा था, बर्नर ने कहा। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना है। तो आगे लिखो, काली पेन से आगे लिखो। काली पेन से ये भी लिख रहे थे, नीले पेन से लिखो। तो प्राथमिक संयोजकता को धातु परमाणु तथा ऋणायन के बीच, प्राथमिक संयोजकता को धातु परमाणु तथा ऋणायन के बीच, प्राथमिक संयोजकता को धातु परमाणु तथा ऋणायन के बीच बिंदुकित रेखा, धातु परमाणु तथा ऋणायन के बीच बिंदुकित रेखा, कोष्ठक में डॉट डॉट वाली एक लाइन बना लो इस तरह से, बिंदुकित रेखा से प्रदर्शित करते हैं हो गया ना। आगे लिखो, दूसरा नंबर मतलब तीसरा नंबर, द्वितीयक संयोजकता को अनआयनिक संयोजकता कहते हैं। अनआयनिक संयोजकता कहते हैं। अनआयनिक संयोजकता कहते हैं। हो गया ना। आगे लिखना, यह लिगेंडों के द्वारा पूरी होती है। यह लिगेंडों के द्वारा पूरी होती है। यह लिगेंडों के द्वारा पूरी होती है तथा धातु परमाणु की समन्वय संख्या के बराबर होती है। तथा धातु परमाणु की समन्वय संख्या के बराबर होती है। धातु परमाणु की समन्वय संख्या के बराबर होती है। हो गया ना। ये चीज को ध्यान में रखना है। ये भी तो हम पीछे पढ़ ही चुके हैं, समन्वय संख्या क्या है। जितने उपसा संयोजी बंध बनाता है वही तो उसकी समन्वय संख्या है ना। तो यहाँ भी बात वही है, थोड़ा अलग तरीके से इन्होंने बोला था इसको। क्या लिखे, समन्वय संख्या के बराबर होती है। आगे लिखना, प्रत्येक धातु परमाणु की द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है। प्रत्येक धातु परमाणु की द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है। हो गया ना। आगे लिखना, इसे धातु परमाणु तथा लिगेंड के बीच, इसे
धातु परमाणु तथा लिगेंड के बीच गहरी रेखा हो गया, मतलब पूरी लाइन बनाएंगे। हो गया, से प्रदर्शित करते हैं, हो गया ना। अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट, जब जटिल यौगिक को जल में घोलते हैं, जब जटिल यौगिक को जल में घोलते हैं जब जटिल यौगिक को जल में घोलते हैं तो केवल प्राथमिक संयोजकता से जुड़े आयन, जुड़े ऋण आयन लिखना, तो केवल प्राथमिक संयोजकता से जुड़े ऋण आयन आयनित हो जाते हैं, तो केवल प्राथमिक संयोजकता से जुड़े ऋण आयन आयनित हो जाते हैं। आयनित हो जाते हैं, हो गया ना। जबकि द्वितीयक संयोजकताएं आयनित नहीं होती हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं आयनित नहीं होती हैं। अब यहाँ भी ये जो द्वितीयक संयोजकता की बात कर रहे हैं वही आगे चल के उपसहसंयोजी बंध बना था, समझ गए ना। अब इन्होंने उपसहसंयोजी बंध इसलिए नहीं कहा था क्योंकि उपसहसंयोजी बंध इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन की खोज ही नहीं हुई तो साझा कहाँ से समझाएंगे, इसलिए इन्होंने द्वितीयक संयोजकता शब्द का प्रयोग किया था। आगे लिखेंगे अब अगला नंबर, प्राथमिक संयोजकताएं अदैशिक होती हैं, मतलब किसी भी दिशा में बन जाएंगी। प्राथमिक संयोजकताएं अदैशिक होती हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं निश्चित और दैशिक होती हैं, निश्चित और दैशिक होती हैं, निश्चित और दैशिक होती हैं, तथा ये हो गया ना, संकुल की ज्यामिति का निर्धारण करती हैं, संकुल की ज्यामिति का निर्धारण करती हैं। हो गया ना, ये चीज को ध्यान देना। चलो अब नीचे लिखते हैं, काली पेन से लिखना। अपने सिद्धांत के आधार पर बर्नर ने हो गया ना, बर्नर श्रेणी के यौगिकों की निम्न प्रकार व्याख्या की।
बर्नर श्रेणी के यौगिकों की निम्न प्रकार व्याख्या की। हो गया ना? चलो अब देखो, पहले एक चीज ध्यान दो, हमारे पास इस तरह से अगर ये एक NaCl है और इसको हम घोल देते हैं AgNO3 में, बताओ क्या बनेगा आगे? आयन विनिमय होता है, ये चला आएगा इसके साथ, ये चला आएगा इसके साथ, मतलब AgCl बन जाएगा। ये हमने बहुत ढेर सारा घोल दिया है, ठीक है ना? ध्यान देना, मतलब अधिक मात्रा है इसकी। तो कितना AgCl यहां मिलेगा हमको बताओ? बताओ कितना AgCl मिलेगा? है? तुमने इसको बहुत ढेर सारा घोल दिया ना, तो AgCl भी ढेर सारा मिलना चाहिए। है? NaCl हमने कई ठो घोला है? एक ठो घोला है, तो एक ही Cl है ना हमारे पास, तो इधर 1000 Cl बन जाएगा क्या? हमने पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत में, और रासायनिक संयोग का नियम में पढ़ा है, परमाणु न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है, जितना रहता है उतना ही रहेगा। मतलब इधर एक है तो इधर भी एक ही है, अर्थात अगर इधर से हमको एक Cl मिला तो इधर एक ही AgCl मिलेगा, मिलेगा ना? अगर हमने 2 NaCl घोल दिया होता तो कितने Cl मिलते? 2 Cl, तब इधर कितना AgCl मिलता? 2 AgCl, क्योंकि इसको हमने कहा बहुत ढेर सारा हमने घोला है, ठीक है ना? उसके बाद अगर हम 3 NaCl लेते तो कितना Cl मिलता हमको? 3 Cl मिलता, और यहाँ पे हमको कितना दिखता? 3 AgCl दिखता। तो निष्कर्ष, हमको यौगिक में तो लेंस लगा के देखेंगे नहीं कि Cl माइनस दिख रहा है, 3 को बता दें इसलिए AgCl बन जाएगा। हम पता लगाएंगे इस AgCl की मात्रा से। अगर AgCl की मात्रा 1 मोल है तब कहेंगे इधर 1 मोल Cl था, है ना? अगर AgCl की मात्रा 2 मोल है तब कहेंगे इधर 2 Cl माइनस था, 2 मोल Cl माइनस था। और अगर इधर 3 मोल AgCl है तब इधर कहेंगे 3 Cl माइनस था। दिखाई दे रहा है ना? निष्कर्ष क्या निकलता है कि अभिक्रिया के बाद बनने वाले इस AgCl के अवक्षेप के आधार पर, यह अवक्षेप बनता है, नीचे बैठ जाता है, और आराम से उसको छान के अलग करके पता कर सकते हो कि कितनी मात्रा है उसकी। अब मात्रा तराजू तौलोगे तो पता चल जाएगा ना, तो इसका मोलर द्रव्यमान आसानी से बता सकते हो तुम कितना है। इसका Ag का 108 होता है, Cl का तुम्हारा 35.5 होता है, जोड़ लो तो 143.5। तो जो अवक्षेप है वो 143.5 ग्राम अगर मिल गया तो कहेंगे इधर 1 Cl माइनस था, है ना? अगर इसका 2 गुना मिल गया तब कहेंगे 2 Cl माइनस था, अगर 3 गुना मिल गया तो कहेंगे 3 Cl माइनस था। अब ये सोच रहे होगे कि इसको काहे समझा रहे हैं, हमको पढ़ना ये है। इसको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इसमें इसकी जरूरत पड़ने वाली, और इसके आधार पर हम पता करेंगे कितना Cl माइनस मिल रहा है। समझ गए? कहने का जैसे जब पहले की क्रिया कराते हैं ना AgNO3 से, किससे जी? AgNO3, ये वाला AgNO3 से, तो हमको मिलता है 3 AgCl। तो बताओ इधर कितना Cl माइनस रहा होगा? 3 Cl माइनस रहा होगा ना? उसके बाद जब इसकी क्रिया कराते हैं ना तो द्वितीय बनता है, मतलब इधर कितना Cl माइनस रहा होगा? 2 Cl माइनस रहा होगा। इसकी क्रिया कराने पर 1 ही बनता है, मतलब इधर कितना Cl माइनस रहा होगा? 1 Cl माइनस रहा होगा। इसकी क्रिया कराने पर 1 नहीं बनता है, मतलब यहाँ 1 Cl माइनस नहीं रहा होगा। इसकी क्रिया कराने पर फिर 3 AgCl बनता है, मतलब फिर यहाँ पे 3 ठो रहा होगा ना? तो अभी सोचने वाली बात है, दिखने को तो सब में 3-3 Cl दिख रहे हैं, दिखने को सब में 3-3 Cl दिख रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि यहाँ पे 3 Cl माइनस होगा, यहाँ पे 2 ही होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 भी नहीं होगा, फिर यहाँ 3 होगा ना? ऐसा हमने क्यों कहा?
अच्छा तनिक एक चीज देखो, यहां पे ऐसे बड़े कोष्ठक में CO NH3 4 और Cl2 बड़े कोष्ठक के बाहर Cl। अब बताओ कितने Cl माइनस तुमको मिलने वाले हैं यहाँ पे टूटने के बाद? तीनों मिलेगा कि एक ही? एक ही मिलेगा, क्योंकि हमने बता दिया कि बड़े कोष्ठक के अंदर वाला नहीं टूटता है। कैसे बनेगा जी ये? CO NH3 4 उसके बाद Cl2 और इसके बाहर क्या? Cl माइनस दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर क्या? प्लस दिखाई दे रहा है ना। तो क्या ये दोनों Cl बाहर गए? देखो बर्नर कितने बड़े दिमागदार थे, क्रिया करा के उन्होंने बता दिया 2 Cl अंदर रहेगा, 1 Cl बाहर रहेगा। समझ गए? मतलब 4 वाला अमोनिया इसी में है ना, ये NH4 लिखे, यहाँ पे NH3 4 रहता है, NH3 यहाँ पे 4, तो 4 वाला ये है ना, इसमें देखो कितना AgCl मिला है, 1 AgCl बर्नर ने बता दिया था, 1 Cl बाहर रहेगा। मतलब 2 Cl अंदर रहेंगे और 2 Cl आयनित नहीं होंगे। आयनित कौन होता है? जो केवल प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा होता है। समझ गए? और आयनित वो नहीं होगा जो द्वितीयक संयोजकता से जुड़ा होगा। उसमें लिखा गया ना द्वितीयक संयोजकताएं अनआयनित रहती है, दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे 3 Cl दिख रहे हैं, 3 में से कितने Cl द्वितीयक संयोजकता से जुड़े हुए हैं? 2 Cl द्वितीयक संयोजकता से जुड़े हुए हैं और 1 Cl केवल प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा हुआ। समझ गए ना? तो इसको हम लोग कल व्याख्या करेंगे पूरा विस्तार पूर्वक, ये बात ध्यान में रखना, भूलना नहीं है। चलो कल करते हैं काफी कम, तब ले आओ चेक कर ले फटाफट कुछ।